Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Very good morning. राधे 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 जय श्री कृष्णा जय श्री राधे आ जाओ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं टेंसर एनालिसिस। टेंसर एनालिसिस हिंदी में भी नाम टेंसर ही है, क्योंकि पता ही नहीं कि हिंदी में क्या होगा। तो बस वही है, टेंसर मतलब टेंसर और एनालिसिस मतलब विश्लेषण। बस ठीक है, तो करते हैं शुरू। आ जाओ। अच्छा, हाँ, ये टॉपिक जो भी पूरी बात करेंगे इसके ऊपर कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ तक याद करें, कितना आपको निकालना होगा, ये सारी बातें बस इस क्लास का मकसद यही है। कहाँ से पढ़ना है, कितना रटना है, क्या निकालना है, कितने सवाल आ सकते हैं, कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। तो ये क्लास का बस मकसद, एक तरह से ये जो क्लास है ना, इस क्लास का सेंस ही यही है कि आपको हर टॉपिक के बारे में बताया जाए। क्योंकि बच्चा पढ़ता है तो उसे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने सवाल आएंगे, कितना याद करना है, कितना निकालना है। तो ये जो एक्स वाई जेड आपके जो सवाल चलते हैं टॉपिक से रिलेटेड, उन्हीं को हम टारगेट करते हैं। ये क्लास का मकसद सिर्फ यही है। चलो शुरू करते हैं। टेंसर एनालिसिस क्या है इसको टॉपिक में। एक तो ये टॉपिक पीजी का है, ये टॉपिक पीजी का है, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो कोई काम का है ही नहीं। तो ये केवल फर्स्ट ग्रेड वाले जो बच्चे हैं उन लोगों का ये टॉपिक है। तो नंबर एक बात, तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए जो प्योरली सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस टॉपिक का कोई लेना देना है ही नहीं। तो पहली बात तो ये, तो जो सेकंड ग्रेड वाले हैं वो इससे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक का लेवल क्या है। फिर टॉपिक का लेवल भयंकर खतरनाक है, बहुत भयंकर खतरनाक है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए बना ही नहीं था। ये टॉपिक हमारे लिए बना ही नहीं था, आरपीएससी का ये टॉपिक है ही नहीं। डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट में भी मैं कहूँगा वेरी डिफिकल्ट, टफ टू टफ। टफ में भी आप इसे आराम से 5 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक आरपीएससी एमसीक्यू के लिए बना हुआ ही नहीं था। जबरदस्ती जैसे 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनको बिना मतलब में एमसीक्यू के लिए डाल दिया। एक टेंसर है, एक स्पेशल फंक्शन है। एक टेंसर है, एक स्पेशल फंक्शन है। ये 2 टॉपिक समझने समझाने के है ही नहीं, ये टॉपिक तो काम में लेने के हैं। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, या आप रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, तो ये काम की चीजें हैं। इनका यहाँ से कोई वास्ता ही नहीं था। और दूसरा, इनको एज ए एमसीक्यू बनाया भी नहीं जा सकता। और जिस टाइम फ्रेम में हमारा पेपर होता है, 2.5 घंटे में या 2 घंटे में या 3 घंटे में, तो उसके हिसाब से इन सवालों का रूप ही नहीं आता। तो ये रट्टा मारने वाले भी नहीं है। ऐसी दुर्गति है इनकी, ये टॉपिक को पता नहीं किसने, सिलेबस बनाने वाले ने क्या सोच के, क्या समझ के बना दिया। ये जो टॉपिक है स्पेशल फंक्शन, और एक ये टॉपिक टेंसर एनालिसिस, ये दोनों ही टॉपिक आपको शुद्ध रूप से रटने होते हैं, और रटने की भी क्षमता से बाहर वाले टॉपिक है ये। तो अभी आपको दिखाऊंगा कि इनको रटा भी नहीं जा सकता, रटना भी इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने छोटे छोटे अंतर के साथ ये बना हुआ है कि रटना भी इतना आसान इनको नहीं होगा। तो दोनों ही दुर्गति है। रटने के लिहाज से भी ये नहीं है। चलो कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं नहीं समझ में आते, रटे तो जा सकते हैं, कुछ रटे तो जा सकते हैं, सेट तो किए जा सकते हैं, ये वो भी नहीं है। ये रटने के भी परिसीमा से बाहर है। क्यों है, किस लिए है, वो भी आगे बताऊंगा। तो 2 टॉपिक हमें ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं। एक तो अभी आ ही गया है टेंसर एनालिसिस, इससे तो अभी भी मिल लो। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है, अगर पढ़ा हुआ है तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी आपको थोड़ी देर में 10-15 मिनट में खुद आभास हो जाएगा कि ये रटने लायक भी टॉपिक नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता वो देखते हैं।
टॉपिक भयंकर 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 खराब टॉपिक है। अब ये खराब टॉपिक में से भी हम कितने निकाल सकते हैं, हमें ये देखना है। बुरे से बुरे में भी क्या अच्छा निकाल सकते हैं, बस अब ये देखना है। तो पढ़ने पढ़ाने वाला टॉपिक ही नहीं है, ना पढ़ने वाला है ना ही पढ़ाने वाला है, बस है कि कुछ जुगाड़ कर लें और हमें सवाल मिल जाए और पेपर में हमारे काम आ जाए, बस अब हमें जुगाड़ करना है। रिपीट, ना तो ये पढ़ने वाला टॉपिक है ना ये पढ़ाने वाला टॉपिक है। तो अगर आपको किसी ने नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, ये पढ़ाने वाला भी नहीं है। तो पढ़ने वाला अगर हमने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात है, ना ये पढ़ने वाला है ना ये पढ़ाने वाला है, ये दोनों ही टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक है बस कुछ चुनिंदा चीजें निकाल लो, काम की चीजें वो रट के बैठ जाओ और पेपर में आ जाए, टिक मार के आ जाओ, उतना ही ये टॉपिक है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सवालों की बात करते हैं। कितने सवाल आते हैं? सवाल जा सकते हैं 3। इतना टॉपिक, 3 सवाल का टॉपिक है तो फिर तो बड़ा रिस्की हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप इसे पढ़ोगे तो और रिस्की हो जाएगा। अगर आप सोचते हो कि वो 3 सवाल का टॉपिक है, इसे नहीं पढ़ा तो रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आप इसे पढ़ोगे तो और रिस्क बढ़ जाएगा। इसको न पढ़ने से रिस्क कम होगा आपका। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो रिस्क और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पढ़ लिया तो अब तो दबाव और आ गया कि इसको याद भी रखो, इसको याद करो, नहीं तो पेपर में छूट जाएगा, सवाल छूट जाएगा। क्योंकि पढ़ने के बाद तो जिम्मेदारी आ जाती है ना कि भाई पढ़ा है, 10 दिन दिए, अब 10 दिन देने के बाद भी टॉपिक का सवाल ना हो, चलो एक बच्चा है जिसने पढ़ा ही नहीं, उसे क्या रिस्क है। तो सेम बात है, जिन बच्चों ने इस टॉपिक को पढ़ लिया है वो बिना मतलब में दबाव में आ जाएंगे। इसलिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि नहीं पढ़ा, अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया किया, शाबाश। तो ये 3 क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, हम इसमें से कहां तक कितने निकाल सकते हैं? हम मुश्किल से 1 सवाल इसमें से निकाल पाएंगे। अगर तकदीर ठीक हुए, भाग्य ने साथ दिया तो 2 सवाल, मिनिमम से मिनिमम 1 सवाल तक हम यहां से उम्मीद करते हैं। तो 2 सवाल छूट जाएंगे, बिल्कुल छूट जाएंगे। वैसे भी कौन से आप 150 के 150 करके आने वाले थे, वैसे भी आप कौन से 150 के 150 करके आने वाले थे। 150 में से 100 ही तो करके आए, 100 मैक्सिमम करके आने वाले, तो 50 तो आप वैसे ही छोड़ के आने वाले थे। तो 50 में से 2 ये जोड़ लो, 50 छोड़ के आने वाले हो ना, तो जो 50 आप छोड़ के आने वाले हो उसमें से 2 ये जोड़ लो, ये 2 है। तो नहीं निकाले जा सकते। अभी आप पढ़ेंगे आगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये नहीं निकाले जा सकते। इनमें जितना भी आप समय करेंगे खराब, वो खराब ही होगा, बचेगा कुछ नहीं आपके पास। तो बेहतर है मिनिमम एफर्ट के साथ, न्यूनतम एफर्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो भैया 1 क्वेश्चन तक जा सकते हैं। अगर तकदीर ने साथ दिया, ग्रह नक्षत्र हमारे साथ में हुए, है ना, ईश्वरीय कृपा हमारे साथ हुई, तो 1 सवाल हमारे रटे हुए में से और भी पढ़ सकता है। भाई हम रट के जा रहे हैं, है ना, टू दी हेडमास्टर डैश डैश डैश, आई बैक टू से दैट, हम रट के जा रहे हैं। अब बीमारी की आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर बेड़ा कर गए। हम काव का ऐसे याद करके जा रहे हैं, काव का आ गया तो ठीक है। तो ये कुछ वैसा ही रट के जाएंगे। उसमें से अगर तकदीरवश 1-2 सवाल पढ़ गए तो बढ़िया है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं। आगे अगला पार्ट क्या है, इसके अंदर 3 बेसिक सवाल इसके अंदर बनते हैं। 3 बेसिक सवाल नॉर्मली इसमें आते हैं। पहला आता है फंडामेंटल टेंसर का 1 सवाल। ज्यादातर अभी ज्यादा पेपर हमारे पास है भी नहीं, अगर हम उधर उधर भी लगाएं, इधर उधर और भर्तियों को देखें, आरपीएससी की प्रोफेसर की भर्ती देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर देखें, सेट को देखें और इधर उधर को देखें, इन उनको सबको अगर मिला के देखें तो नॉर्मली 3 टॉपिक पे वो सवाल पूछा है। पूरे भारत भर में जाए तो अगर हम वहां से भी उठा के देखें तो 3 संभावनाएं बनती है। एक तो फंडामेंटल टेंसर पसंद है, फंडामेंटल टेंसर होता है जीआईजे, जीआईजे, इससे जुड़ा हुआ सवाल या इससे जुड़ी हुई परमें, इससे जुड़ा हुआ मान या इससे जुड़ी हुई परमें, ये पसंद है, फंडामेंटल टेंसर पसंद है। उससे भी ज्यादा पसंद है क्रिस्टोफल सिंबल। 2 प्रकार के क्रिस्टोफल सिंबल होते हैं, एक आपका ये वाला और एक आपका ये वाला, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। क्रिस्टोफल सिंबल का मान पसंद है, इससे जुड़े हुए फॉर्मूले पूछने पसंद है। एक ये रहता है। तीसरा रहता है डेरिवेटिव। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बस इसी पे हम भरोसा करके बैठेंगे। ये हमारी 1 सवाल हमें ये दे देगा, ये हमें 1 सवाल तकदीर से ये 1 सवाल हमें दे देगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव है जो आपके टेंसर होंगे, उन टेंसर के जो अवकलन है उससे जुड़े हुए फॉर्मूले पूछता है। तो यहां से एक उम्मीद, बड़ी उम्मीद इससे है कि भैया ये पूछेगा तो अवकलन तो करवाएगा नहीं, सीधा फॉर्मूला ही पूछेगा। यहां तो चांसेस है कि सवाल पूछ ले,
इनमें तो चांसेस है कि आपसे सवाल पूछ ले, लेकिन इसमें पक्का चांसेस है कि सवाल नहीं पूछेगा, इसमें आपसे सिर्फ आउटलाइन का फॉर्मूला पूछेगा। तो ये हमारे काम की चीज है कि यहां से जो आएगा वो सिर्फ फॉर्मूला आएगा, और सिर्फ फॉर्मूला आएगा तो ये रटा जा सकता है, सिर्फ फॉर्मूला आएगा तो ये रटा जा सकता है। तो ये हमारी उम्मीद को बल देता है कि भाई एक सवाल हमें यहां से मिल जाएगा। अच्छा, बाई चांस फिर आप सोचते डेरिवेटिव में नहीं है, डेरिवेटिव में नहीं भी आया तो भी एक उम्मीद है कि एक सवाल थ्योरी का पूछेगा, एक सवाल थ्योरी का जरूर पूछेगा। थ्योरी का पूछेगा मतलब थ्योरम का पूछेगा, थ्योरी मतलब थ्योरम का पूछेगा, थ्योरम का पूछेगा तो थ्योरम में ज्यादा बदलाव कर नहीं सकता, थ्योरम तो थ्योरम होती है, उसमें बदलाव होंगे नहीं, तो सीधा का सीधा स्टेटमेंट पूछेगा, उसमें ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये अच्छी बात है। तो यहां से एक सवाल, यही वो एक सवाल है जिसपे हम टारगेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डेफिनेटली थ्योरी का आएगा, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल तो नहीं देगा। थ्योरी पे आएगा मतलब थ्योरम पे आएगा। तो जो जो थ्योरम है वो मैं भी आपको करवा देता हूं, उन थ्योरम का रट्टा मार लो, एक सवाल थ्योरम वाला हम लोगों को मिल जाएगा। ये मैंने कहा था कि एक सवाल हमारे चांसेस में है, 2 सवाल और आते हैं। अब देखो ये मत बोलो 7 सवाल है, 7 आए चाहे 10 आए, इससे क्या फर्क पड़ता है, 7 आए चाहे 10 आए, 10 आए तो आपको 9 छोड़ने, तो छोड़ने क्या है, छोड़ने ही पड़ेंगे, पढ़ लो। अगर आपको, मैंने पहले क्या कहा था, शुरुआत में मैंने कहा था अगर आपको धोखा हो रहा है कि भैया 10 सवाल आ जाएंगे, 9 सवाल छूट जाएंगे, तो पढ़ लो, पढ़ के छोड़ दो, एक बार पढ़ लो फिर छोड़ दो, छोड़ने तो पड़ेंगे। डायरेक्ट छोड़ोगे, प्रेम से छोड़ोगे तो वैसे ठीक है, नहीं तो पढ़ के फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ही ऐसे आते हैं, इतने ज्यादा बिगड़े हुए सवाल आते हैं। अगर सवाल पूछ लिया तो नहीं बैठेगा ये हमसे, सवाल बैठेंगे ही नहीं। वो भी चलते हैं आगे, मिलते हैं आपसे, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो इसमें फिर से बात वो उनकी बातें करें, क्या पढ़े भाई, मोटा मोटी पकड़ो, बस मोटा मोटी सूत्रों को पकड़ो, सवालों में ज्यादा झंझट करो मत, सूत्र पकड़ो, परमे पकड़ो, बस ये 2 चीजें पकड़ो, बात खत्म। 1-2 सवालों का रट्टा मार लो, ठीक है, 1-2 सवालों का, सवाल जो नवकार के सवाल अभी बताऊंगा जगह, वो 2-3 सवाल है, 2-3 सवालों का रट्टा मार लो। दो तीन सवालों के घर से ही उत्तर याद करके जाओ, बस इतना कर लो, आपके फेवर में आ जाता है ठीक है, नहीं आता तो मैंने पहले कहा, हमने तो मिनिमम ही काउंट किया, एक ही सवाल माना है। अगर भाग्य से 2 आ गए, 3 आ गए, तो यहाँ तो हमें कुछ खोने को तो कुछ है ही नहीं, टॉपिक इतना ही पड़ा है, तो एक सवाल आ गया तो ठीक है, 2 आ गए तो और बढ़िया बात, 3 आ जाते तो बहुत ही बढ़िया बात। वो फिर तकदीर के साथ है, जितना साथ मिलेगा उतना ठीक है। तो सूत्र और परमे पे जाएंगे, उनके रट्टे मारेंगे, 1-2 सवाल पकड़ लेंगे, उनके रट्टे मारेंगे, बस। बाकी आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो कोई बात नहीं, ठीक है। कैसे पढ़े तो वो हमने बता ही दिया कि सूत्र को देख लो, ठीक है, नवकार वाली बुक पकड़ लो और PYQ पकड़ लो, बस यही वरदान है इसमें। नवकार से बाहर नहीं गया है अभी तक, अच्छी बात है, ठीक है। और पुराने साल के पेपरों को देख लो, वो मैं भी यहाँ पे दिखा भी दूंगा। नवकार ले लो और PYQ ले लो, बस इन 2 से आपका काम यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब, आ जाओ, मैं फटाफट आपको फॉर्मूले जो है वो आपके सामने ला देता हूँ, जल्दी जल्दी से फॉर्मूले देख लो, ठीक है। आ जाओ, टेंसरों से मिला देता हूं आपको। सबसे पहले कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। वेक्टर जो है वो टेंसर होते हैं रैंक 1, रैंक 1 के जो टेंसर होते हैं उन्हें वेक्टर कहा जाता है। जिनकी रैंक 1 होती है, होते सब टेंसर ही है, जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भी एक टेंसर है, वेक्टर भी एक टेंसर है, वेक्टर 1V में टेंसर है, मैट्रिक्स 2V में टेंसर है। तो इस तरीके से टेंसर के ही सब अलग अलग रूप है, यानी एक बात में जो हम चीजें देखते हैं हमारे इर्द गिर्द जो बनाई हुई है वो मोटा मोटी सब टेंसर है। जो आपके अचर होते हैं कांस्टेंट, पाई, ई, ये टेंसर है रैंक 0 के, ये 0 रैंक के टेंसर है। तो यानी कुल मिला के जो आप गणित में पढ़ते हैं, इन सबको अगर व्यापक तौर पर बंद कर दें, पैक कर दें, तो ये सब टेंसर है। आपके कांस्टेंट, आपके जितने भी कांस्टेंट है, ये सब 0 रैंक के टेंसर है। आपके वेक्टर 1 रैंक के टेंसर है, आपके मैट्रिक्स 2 रैंक की टेंसर है। ये लो, अब बचा क्या, सब तो कवर हो गया। उसके बाद में भी 3 रैंक, 4 रैंक, 5 रैंक, टेंसर खत्म नहीं होंगे, टेंसर तो और ज्यादा है।
तो सारी चीजों को आप टेंसर में कवर अप कर सकते हैं। ये टेंसर की खास बात है। तो इसीलिए मैंने बताया टेंसर बहुत व्यापक आइडिया है, ना कि हमारे लिए आइडिया है ये, लेकिन डाल दिया तो करें क्या। आ जाओ, इनके फॉर्मूले को गौर करो। ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये कोवेरिएंट है। कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर बार है, ऊपर बार आएगा, ऊपर बार है, ऊपर बार आएगा, नीचे एक्स आएगा, एक्स बार एक्स। इसमें आई नीचे है, बार नीचे, ऊपर एक तरफ अगर बार वाला आ रहा है, प्राइम आ रहा है, तो एक तरफ नॉन प्राइम आएगा। प्राइम नॉन प्राइम के नाम से इनको जानते हैं, एक प्राइम है तो एक नॉन प्राइम, मतलब एक फर्स्ट फ्रेम है तो एक सेकंड फ्रेम है, एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो यहां बार आएगा तो यहां बार आएगा, और ये वाला दोनों इंडिसेस सेम होंगी, ये दो इंडिसेस सेम होगी। यहां आई आया तो यहां आई आया, यहां जे है तो यहां जे। तो एक इंडिसेस बना लो, एक इंडिसेस बना लो, दूसरी अपने आप ही अपोजिट हो जाएगी। तो जैसे यहां आई है, ये ऊपर है, ऊपर आई आ जाएगा, ये आई नीचे है तो नीचे आई आ जाएगा, और बार भी उसी के साथ चलेगा। ऊपर वाले में बार ऊपर चलेगा, नीचे वाले में बार नीचे चलेगा। और अगर बार ऊपर आ गया तो नीचे सिंपल आएगा, नीचे बार आ गया ऊपर सिंपल आएगा। ये आपके टेंसर का रूल कहलाता है कि टेंसर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर। इसके बाद में ये हो गए एक एक वाले। अब दो दो वाले पे आ जाते हैं। ये दो वाले रैंक 2 के टेंसर। रैंक 2 के टेंसर में ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ऊपर आता है वो कॉन्ट्रावेरिएंट है, नीचे आता है वो कोवेरिएंट है, ऊपर और नीचे दोनों आते हैं, उसको मिक्स टेंसर कहते हैं। तो अभी दोनों ऊपर है, ये कॉन्ट्रावेरिएंट है। बनेगा कैसे, आई जे ऊपर है, ऊपर आई जे आएंगे, बार ऊपर आएंगे। बार हमेशा कॉन्ट्रावेरिएंट है तो बार ऊपर आता है, कोवेरिएंट में बार नीचे आता है। कॉन्ट्रावेरिएंट में बार ऊपर आता है, कोवेरिएंट में बार नीचे आता है। तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ऊपर है तो बार ऊपर आएंगे, आई जे। ठीक है, अब दो इंडिसेस आई जे यहां यूज होगी, दो इंडिसेस और बना लो के एल, दोनों नीचे आ जाएंगे। ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 2। ये कोवेरिएंट, आई और जे नीचे है, कोवेरिएंट है, तो ये बार नीचे आएंगे, आई जे। दो इंडिसेस के और एल बना लो, ये के एल डैश। फिर आगे बढ़े, ये मिक्स टेंसर हो गया, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाले को ऊपर लगाओ, नीचे वाले को नीचे लगाओ, बस बिल्कुल। एक कॉन्ट्रावेरिएंट है, एक कोवेरिएंट है, ये मिक्स टेंसर हो गया। इसके बाद में क्रॉनिकल डेल्टा। क्रॉनिकल डेल्टा जो है ये थ्योरी का सवाल बन गया, थ्योरम होगी, थ्योरम कि क्रॉनिकल डेल्टा, क्रॉनिकल डेल्टा जिसे हम डेल्टा आई जे कहते हैं, ये एक टेंसर होता है, वो भी एक मिक्स टेंसर होता है ऑफ रैंक 2। रैंक 2 का मिक्स टेंसर होता है। आगे अगली थ्योरम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। अगर एक कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए एक फ्रेम से दूसरे, दूसरे से तीसरे फ्रेम में, तो ये ट्रांजिटिव होता है, संक्रामकता के नियम की पालना करता है। अगर फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, फर्स्ट से सेकंड फ्रेम में, सेकंड से थर्ड फ्रेम में जा सकता है, तो फर्स्ट से थर्ड में भी डायरेक्ट जा सकता है। ये ट्रांजिटिव रूल काम करता है। उसके बाद में यही बात कोवेरिएंट वेक्टर के लिए भी लागू है। कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों ही ट्रांजिटिव होते हैं। फ्रेम 1 से 2, 2 से 3 जा सकते हैं, तो 1 से 3 भी जा सकते हैं। अगला, टेंसर ग्रुप बनाते हैं। टेंसर फॉर्म ए ग्रुप, वो ग्रुप बनाते हैं। ये तीसरी थ्योरम। अगली थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि यदि देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोई अंतर नहीं होता बिटवीन कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। अगर हम कार्टेशियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम का, कार्तीय तंत्र का इस्तेमाल करते हैं निर्देशी तंत्र के तौर पे, अगर निर्देशी तंत्र के तौर पर कार्तीय तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है,
तो कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर में कोई फर्क नहीं होता, वो दोनों एक ही होते हैं। ये जो भी हमने कहा कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहता यदि हमारा तंत्र कार्टेशियन है। तंत्र बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्टेशियंस भी एक तंत्र होता है, पोलर भी एक तंत्र होता है, पोलर आर और थीटा वाला। तो इस तरीके से हमारे पास कई प्रकार के तंत्र होते हैं। तो कई प्रकार के तंत्रों में से अगर निर्देशित तंत्र कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन वाला है, एक्स और वाई वाला है, तो फिर उस केस में आपके ये भी वेक्टर सिर्फ कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर में कोई फर्क नहीं होता, वही कोवेरिएंट है वही कॉन्ट्रावेरिएंट है, यानी वेक्टर वेक्टर, ना कॉन्ट्रावेरिएंट ना कोवेरिएंट, सिंपल वेक्टर। लेकिन हाँ, अगर कोई दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हो तो कोवेरिएंट अलग होगा, कॉन्ट्रावेरिएंट अलग होगा। तो एक एज ए थ्योरम इसको याद रखिएगा कि कोई डिफरेंस कब नहीं होता, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर में कोई डिफरेंस कब नहीं होता, जब आपका निर्देशित तंत्र कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन हो तो। अगला, ये आपके हो गए हायर ऑर्डर के, बहुत ज्यादा ऑर्डर के, एक ऑर्डर दो ऑर्डर तो हम देख चुके हैं, एक से ज्यादा ऑर्डर के अगर टेंसर बनाने हो, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स टेंसर, तो बनाने का रूल वही है, ऊपर वाला ऊपर आएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर आएंगे, कोवेरिएंट में नीचे आएंगे, बार नीचे आएगा और इंडिसेस भी नीचे आएंगे, और इसकी फिर इंडिसेस ऊपर आ जाएगी, एक की नीचे आ गई तो दूसरे की अपने आप ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब इसे पूछ सकता है कि मिक्स टेंसर बनाना, पूछा हुआ भी है, मिक्स टेंसर बनाना, टेंसर बनाने का रूल पूछ लेगा कि टेंसर मिक्स टेंसर बना के दिखाओ, जैसे एक ला दिया टी आई जे के, इस टेंसर का रूल बना के दिखाओ, इस टेंसर का रूल बना के दिखाओ, तो ये बराबर हो जाएगा, अभी बताया था, ऊपर वाले ऊपर आएंगे, बाहर आएगा, ठीक है, नीचे वाला नीचे आएगा, सही है, गौर करो, गौर करो, क्या हुआ, आई यहां, जे यहां, के यहां, फिर अगला, यहां पे आपको कोई ए ले लिया, यहां पे टी आएगा, इसमें अल्फा बीटा गामा नाम दे देता हूं, अल्फा बीटा गामा, तो यहां आ जाएगा डेल एक्स अल्फा, डेल एक्स बीटा, डेल एक्स गामा, ये आपका टेंसर का रूल बन गया, ये टेंसर रूल बन गया। कैसे बनता है, तो कोई क्वेश्चन के तौर पे सीधा फॉर्मूला बनाना ही पूछ लेगा, मिक्स टेंसर इसमें से कौन सा रूल टेंसर का होगा, इस मिक्स टेंसर का रूल कौन सा होगा, या निम्न में से सच कौन है, सत्य कौन सा है, तो ये ऐसे बनते हैं, ये बनाना सीख लेना, टेंसर बनता कैसे, कॉन्ट्रावेरिएंट कैसे बनता है, कोवेरिएंट कैसे बनता है, मिक्स कैसे बनता है, अगर थ्योरी में पूछा जाता है तो। अगला, the sum of two tensor which have same number of covariant and same number of contravariant indices again tensor of the same rank। अगर जैसे मैट्रिक्स होते हैं, दो मैट्रिक्स है समान साइज की है, वो जुड़ती है तो उसी साइज की मैट्रिक्स वापस बनती है, तो सेम वैसे ही अगर दो टेंसर जिनके कॉन्ट्रावेरिएंट सेम है, सेम होने का मतलब कॉन्ट्रावेरिएंट दो है तो वो भी उसके भी दो है, दूसरा कॉन्ट्रावेरिएंट जितने हैं उसके भी उतने कॉन्ट्रावेरिएंट है, तो दोनों अगर सेम कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट के कंपोनेंट के साथ है तो दोनों जुड़ जाएंगे, उसी साइज का नया टेंसर बनेगा, उसी साइज का नया टेंसर बनेगा। फॉर एग्जांपल एक टेंसर है आई जे के, इसमें दो कॉन्ट्रावेरिएंट है, एक कोवेरिएंट है, तो इसके साथ वही जुड़ेगा, इसके साथ वही जुड़ेगा, और कोई नहीं जुड़ सकता, इसके साथ वही जुड़ेगा जिसमें दो कोवेरिएंट, दो कॉन्ट्रावेरिएंट और एक कोवेरिएंट हो, और जो नया बनेगा वो भी वही होगा, उसी साइज का, उसी कॉन्ट्रावेरिएंट उसी कोवेरिएंट इंडिसेस के साथ वो बनेगा, ये रिजल्ट हो गया। ऐसा ही अगर दो टेंसर की गुणा करते हो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टेंसर इज ए टेंसर whose rank is the sum of the
आ जाओ वापस। इसको याद रखने के लिए आप मैट्रिक्स को याद रख सकते हैं। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो अवयव विकर्ण में है वो तो सब अलग अलग हैं ही, लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होता है, फिर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होता है, उसके बाद ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होता है। तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने हुए, तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट विकर्ण वाले हुए और ये हुए, इतने ही एलिमेंट इंडिपेंडेंट है, बाकी तो ऊपर से कॉपी होंगे, बाकी तो ऊपर से कॉपी होंगे। केवल विकर्ण वाले और विकर्ण से ऊपर वाले यही ओरिजिनल है, बाकी तो कॉपी होंगे, क्योंकि नीचे तो सेम आएंगे, वही जो ऊपर आते हैं वो नीचे आते हैं। तो ये कितने एलिमेंट होते हैं, अगर मैट्रिक्स का साइज n गुणा n का है तो इनकी संख्या होती है हमेशा n इंटू n प्लस 1 बटा 2, n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, व्युत्पत्ति करके तो अभी मैं नहीं दिखा सकता, बाकी मैट्रिक्स में याद कर लेना, मैट्रिक्स में कितने होते हैं n प्लस 1 बटा 2 होते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो n प्लस 1 बटा 2 ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, बाकी तो कॉपी करके नीचे आते हैं, है ना। ऐसे ही अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसमें ये नंबर चेंज हो जाता है और 1 बटा 2 n माइनस 1 हो जाता है। ये n प्लस 1 से n माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि विकर्ण मैट्रिक्स में क्या होता है, आपका विकर्ण 0 होता है, इसके 0 होने की वजह से विकर्ण खत्म हो जाता है, विकर्ण कम हो जाता है, विकर्ण मैट्रिक्स में विकर्ण आपका कम हो जाता है। तो बस जो एलिमेंट बचते हैं वो विकर्ण को छोड़कर जो विकर्ण के ऊपर वाले हैं वो बचते हैं। अब तो विकर्ण भी छोड़ना पड़ेगा, पिछली बार विकर्ण तो नहीं छोड़ना पड़ रहा था, इस बार तो विकर्ण भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि विकर्ण भी 0 हो गया। तो सिर्फ विकर्ण से ऊपर वाले जो एलिमेंट है या विकर्ण से नीचे वाले एलिमेंट है बस वही स्वतंत्र है, बाकी खत्म हो गया। तो n माइनस 1 n बटा 2। इसके बाद में अगर कोई भी टेंसर सिमेट्रिक टेंसर, कोई भी टेंसर है तो उस टेंसर को सिमेट्रिक टेंसर और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, हर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है ना। हर मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे ही हर टेंसर को, और एक याद भी रखना कि दो ऑर्डर का जो टेंसर होता है वो एक्चुअली मैट्रिक्स ही होता है। दो रैंक का जो टेंसर होता है वो और कुछ नहीं, मैट्रिक्स ही होती है। तो जो मैट्रिक्स के नियम है वो उस पर भी काम करेंगे, है ना। दो रैंक का जो कोवेरिएंट टेंसर होता है ना, दो रैंक का कोवेरिएंट टेंसर एक्चुअली एक मैट्रिक्स ही होता है, और जो मैट्रिक्स के नियम है वो उस पर भी काम करेंगे। तो मैट्रिक्सों में क्या होता है, हर वर्ग मैट्रिक्स को आप दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो यही वो कह रहा है कि कोई भी कोवेरिएंट हो चाहे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर हो ऑफ रैंक 2 का मतलब मैट्रिक्स है, ऑलवेज बी रिटन एज द सम ऑफ सिमेट्रिक टेंसर और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, मतलब सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है। आगे कोशेंट लॉ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ। अब पहले तो इस लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, ये लॉ काम आता है कि कोई क्वांटिटी, कोई इंटाइटी में टेंसर है या नहीं है, क्योंकि हर चीज टेंसर नहीं होती, कौन सी चीज टेंसर है कौन नहीं है इसका पता कैसे चले। तो ये लॉ है क्वेश्चन लॉ, ये बताता है कि कोई चीज टेंसर है या नहीं है, ये टेस्ट करने के काम आता है, ये टेंसर टेस्ट कहलाता है। टेंसर टेस्ट ये पता करना कि कोई चीज टेंसर में कवर होगी या नहीं होगी। जैसे कोई चीज सदिश है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करते हैं, दिशा से। अगर उस पर दिशा का फर्क पड़ रहा है मतलब सदिश है, नहीं पड़ रहा है मतलब सदिश नहीं है। तो सेम क्वेश्चन लॉ एक लॉ है जो टेंसर टेस्ट कहलाता है, टेंसर को चेक करने के लिए कि वो टेंसर है या नहीं है। अब इसका कहना ये है कि भैया एक कोई भी आर्बिट्ररी टेंसर ले लो, अपनी मर्जी का कोई भी टेंसर ले लो, उसके साथ जिसको आप चेक कर रहे हो, जिसको भी आप चेक कर रहे हो कि वो टेंसर है या नहीं है, उसको ले लो। दोनों के बीच में इनर प्रोडक्ट करवाओ,
दोनों के बीच में इनर प्रोडक्ट करवाओ। अब इनर प्रोडक्ट करने के बाद अगर जो उत्तर आता है उसको देखो, अगर वो टेंसर है तो फिर इसका मतलब ये भी टेंसर है। जिस चीज को आप चेक कर रहे हो वो टेंसर है। ये क्वेश्चन लॉ कहलाता है। क्वेश्चन लॉ, विभाजन नियम, विभाग नियम, इसका काम सिर्फ ये है पता करना। इसका काम है चेक करना कि भाई कोई चीज टेंसर है या नहीं है। किसी भी आर्बिट्री मतलब मन मर्जी का कोई भी टेंसर उठाओ, इसके साथ संक्रिया करवाओ, इनर प्रोडक्ट करवाओ। इनर प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्ट देखो कि क्या आ रहा है, टेंसर आ रहा है तो फिर ये टेंसर ही है, टेंसर नहीं आ रहा है मतलब ये टेंसर नहीं है। ये क्वेश्चन लॉ बताता है। तो क्वेश्चन लॉ क्या काम आता है? चेक करने के लिए कि कोई टेंसर है या नहीं है। आगे एक आ जाता है रिसिप्रोकल निकालना। कई बार रिसिप्रोकल, ये जगह है इसकी भी, रिसिप्रोकल टेंसर निकालना या कॉन्जुगेट निकालना। अब ये कॉन्जुगेट कैसे निकलता है? अगर आपको कोई भी टेंसर का कॉन्जुगेट निकालना हो, फॉर एग्जांपल ये आपका एक टेंसर है, 2 3 4 5 1 2 2 1 8, ये आपका कोई टेंसर है और इस टेंसर का कॉन्जुगेट पूछा है तो वो कैसे निकलता है? अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? ये कोफैक्टर है। कोफैक्टर मतलब सेकंड, सेकंड में डी का भाग दिया। डी क्या? डी है सारणिक, डी है सारणिक। अब ये गौर करो कि ये क्या होगा। आप सबके सेकंड निकालेंगे, किसी का सेकंड निकाला और सारणिक का भाग दे दिया, वो आपका कॉन्जुगेट तैयार हो जाएगा, वो रिसिप्रोकल तैयार हो जाएगा, रिवर्स तैयार हो जाएगा, वो रिवर्स तैयार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक एलिमेंट का उठाते हैं हम लोग, जैसे इस अवयव का, ये तो हो गया A11। A11 कितना है? 2। A11 कितना है? 2। ये सीख लो, आगे एक दो सवाल है जिनको आप जब रटोगे तो थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। A11 कितना है? 2। लेकिन अगर आप इसका रिसिप्रोकल निकालना चाहते हैं, A11, इसका रिसिप्रोकल A11 निकालना चाहते हैं तो आपको इसका कोफैक्टर लेना होगा। कोफैक्टर मतलब सेकंड, 2 का सेकंड ये हुआ, 1 2 1 8, प्लस का होगा या माइनस का वो भी देख लो। इसका है तो प्लस का होगा, प्लस हो गया, बट्टा इसकी सारणिक का भाग दे दो, 2 3 4 5 1 2 2 1 8, ये A11 बन जाएगा। इस तरीके से हर एलिमेंट का रिसिप्रोकल तैयार होता है, उसका सेकंड बटा सारणिक का मान। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये रिसिप्रोकल या कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, एक ये रिजल्ट, ये सवाल है, नवकार में आपको मिल जाएगा। ये बढ़िया सवाल है, रट्टा मारने के लिए मार लो। नवकार का एक सवाल है, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ वैल्यू कितनी है, डेल्टा आई जे डेल्टा के एल प्लस डेल्टा आई जे डेल्टा के एल ए आई के, जहां पे ए आई जी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। अभी सवाल को दो प्रकार से पूछ सकता है। एक तो ये हो सकता है कि ये कह दे कि ये 0 के बराबर है, बताओ ए आई जे कैसा टेंसर है। ये कौन सा टेंसर है? इस सवाल को दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो ये कि पहले ही बता दे कि ए आई जे जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, तो बताओ इसका मान कितना होगा। या फिर ये हो सकता है कि इसका मान 0 है, तो बताओ ए आई जे कौन सा टेंसर है। तो दो तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि ए आई जे, है ना।
अगर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है तो ये 0 होगा, ये 0 है तो स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर होगा। दोनों साइड से ये बात सही है। तो ये बढ़िया सवाल एक बन जाएगा। और ज़्यादा बढ़िया सवाल तभी बनेगा जब ये देगा और ये पूछेगा, क्योंकि जब ये पूछेगा तो कईयों के दिमाग में आएगा सिमेट्रिक होगा या कुछ और होगा, नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इससे इधर वाला सवाल बढ़िया बन सकता है। अब आ जाओ क्रिस्टोफल सिंबल। ये 2 क्रिस्टोफल सिंबल है, फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड, इनको रट लो। ये क्रिस्टोफल सिंबल है, क्रिस्टोफल सिंबल फर्स्ट काइंड, क्रिस्टोफल सिंबल सेकंड काइंड। यहाँ पे जी लगा हुआ है जो कहलाता है आपका फंडामेंटल टेंसर। फंडामेंटल टेंसर ये आपका यहां से आता है ds स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ds स्क्वायर जी आई जे डी एक्स आई और डी एक्स जे, इसे रिमानियन ज्योमेट्री कहते हैं, रिमानियन मैट्रिक। या इसी का नाम आगे जाके बड़ा नॉन यूक्लिडियन। यूक्लिड आए, यूक्लिड आए, ज्योमेट्री लाए और हमें ये बताया कि दुनिया सब कुछ फ्लैट है, और हम ये लगातार मानते रहे हाँ सब कुछ फ्लैट है, जबकि हमें पता था, हमारे पास बॉल भी थी, हमारे पास पत्थर भी थे, चट्टाने भी थे, पहाड़ भी थे, सब थे, लेकिन हमने कहा ठीक है सीधा करवा सकते हैं, जब चाहे बुलडोजर चलवाएंगे, जेसीबी चलवाएंगे, सीधा करवा देंगे, लोडर लगाएंगे, सबको सीधा करवा देंगे। तो हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री दुनिया में राज कर रही थी, बोला ठीक है सब कुछ फ्लैट है, कोई नहीं भी है तो मशीन लगवा के फ्लैट करवा देंगे। हम नजरअंदाज करते रहे और उससे दिक्कत ये भी हुई कि बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं हो रही थी, लेकिन ठीक है यूक्लिडियन चल रहा था। और यूक्लिडियन का एक पोस्टुलेट भी है, जिसे 5वां पोस्टुलेट कहा जाता है, कि अगर आप एक समतल पे हैं तो 2 समांतर रेखाएं कभी नहीं काटेंगी। तो पक्की बात है, कभी नहीं काटेंगे, नहीं काटती भी नहीं, काटती भी नहीं है। अगर आप एक समतल पे 2 रेखाएं खींचेंगे तो वो कभी काटेंगे? बोले कभी नहीं काटेंगे। 2 समतल पे खींची गई समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती, और काम दुनिया चल रही थी क्योंकि समांतर समतल था, समतल पे 2 रेखाएं समांतर है तो कभी काटेगी भी नहीं। बड़े आराम से शानदार से दुनिया चल रही थी। अचानक से हमें समझ में आया, रीमान आए, रीमान ने कहा नहीं ऐसे कैसे होता है, दुनिया कई शेपों में, पैराबोलिक भी है, हाइपरबोलिक भी है, इलिप्टिक भी है, और दुनिया बदल गई। और दुनिया बदली नहीं, पूरे तरीके से बदल गई, और यूक्लिड की ज्योमेट्री को यहाँ से हटना पड़ा। अभी भी हटी नहीं है, अभी भी वो है, जहां समतल है वहां तो यूक्लिड ही है, जहां समतल है वहां यूक्लिड काम करता है, लेकिन समतल है कहाँ, समतल है कहाँ, यही बात सच है कि समतल है कहाँ। ज्यादातर उबड़ खाबड़ है, गोल है, चकोर है, ये है, वो है, सब कुछ उबड़ खाबड़ ही है। तो यहाँ से प्रकाश में आया रिमानियन ज्योमेट्री और नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, और ये फिर दुनिया को। अगर यहाँ पे भी आप देखोगे आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। अगर जी आई जे का मान मैं 1 ले लूं तो आपको आपकी जो 12th क्लास वाली जो गणित है उसका फॉर्मूला यहाँ दिखता हुआ, ds स्क्वायर जी आई जे का मान 1 ले लो तो ये हो गया डी एक्स आई डी एक्स जे। अगर आई और जे बराबर ले लूं तो ये बन जाएगा डी एक्स आई का स्क्वायर, और टेंसर से इसको खोलने पर dx1 का स्क्वायर, dx2 का स्क्वायर, dx3 का स्क्वायर, और ये आपका dx1 का मतलब पहले कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर, दूसरे कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर, तीसरे कोऑर्डिनेट, जिसे हम अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के स्क्वायर से इसको जानते हैं। तो ये आपकी वापस नॉर्मल यूक्लिडियन में वापस कन्वर्ट हो जाती है, तो ये रिमानियन ज्योमेट्री कहलाती है। तो इसी से फिर सारा खेल बिगड़ता है, और ये फंडामेंटल टेंसर है जो बिगाड़ता है कि भैया हर स्पेस का कुछ ना कुछ फंडामेंटल टेंसर जरूर होगा, हर स्पेस का एक फंडामेंटल टेंसर, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फंडामेंटल। ये बेसिक है, ये हर चीज के जड़ में है। ये आ जाओ फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड ये रहा, सेकंड काइंड ये रहा। क्या होता है, आई जे के
यहाँ पे सबसे पहले आई ले लो, नीचे आई जे, आगे पीछे कर सकते हो, इसको आई ले लो, जे ले लो, के माइनस में चला जाएगा, के माइनस में चला जाएगा, ये दो प्लस में, ये माइनस में। ऊपर अगर नीचे जे ले लिया तो ऊपर जे मत लो, आई और के लो, यहाँ आई ले लिया तो ऊपर जे और के लो, यहाँ के ले लिया तो ऊपर आई और जे लो, जो नीचे ले लिया उसको छोड़ के ऊपर लो। तो ये टेंस आपके हो गया फर्स्ट, फिर ये आ जाते हैं सेकंड, ये सेकंड हो गया। सेकंड में क्या करना है, फर्स्ट वाले को लेना है और फर्स्ट वाले को लेके जी के एल से गुणा करना है रेसिप्रोकल ऑफ फंडामेंटल टेंसर, उससे प्रोडक्ट करवाना है। ये सेकंड हो गया। फॉर्मूला याद कर लो, बाकी इससे ज्यादा तो करने कराने के लिए कुछ है नहीं। अब आगे इनकी थ्योरम। आपके क्रिस्टोफर सैम्बल जो दोनों होते हैं वो आई और जे इंडिसेस के प्रति सिमेट्रिक होते हैं। मतलब अगर आप आई को जे से बदल दो या जे को आई से बदल दो तो आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आई और जे के लिए ये सिमेट्रिक है। आई और जे को इंडिसेस को आपस में बदलने पर क्रिस्टोफर सैम्बल, दोनों ही क्रिस्टोफर सैम्बल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भयंकर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इनके रट्टे मारो, दबा के मारो और वैसे के वैसे मारो जैसे हैं। आई जे कोमा एम, आई के कोमा जे प्लस जे के कोमा आई और ये डैश, ये तीन वाला। अब जैसे आप कैसे रट्टे मार सकते हो इनके अपने हिसाब से, अपनी सुविधा अनुसार रट्टे मार लो। एक ये रिजल्ट, अगर दोनों इंडिसेस आई आई सेम हो जाती है, ये दोनों इंडिसेस सेम हो जाती है तो ये बराबर होगा डेल लॉग रूट जी बट्टा डेल एक्स जी के बराबर होगा। अगर ये दोनों इंडिसेस सेम हो गई तो ये इसके बराबर होगा। अगला, अगर हमारा फंडामेंटल टेंसर 0 है जब जब आई और जे बराबर नहीं है, आई और जे बराबर नहीं है, उस केस में अगर हमारा फंडामेंटल टेंसर 0 है, यानी हमारा फंडामेंटल टेंसर केवल उसी टाइम विद्यमान है जब दोनों बराबर है, G11, G22, G33, G44। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये बातें सच है। नंबर 1, के आई जे क्रिस्टोफर सैम्बल की वैल्यू 0 होगी अगर आई जे के डिस्टिंक्ट है। बहुत काम का रिजल्ट है ये। अब इसको दिखाता हूं मैं आगे कैसे कैसे काम आता है। आई जे के अगर तीनों अलग अलग है, तीनों के नंबरिंग अलग अलग है, के अलग है, आई अलग है, जे अलग है, ये 4 रिजल्ट है। अभी दिखा सकते कैसे यूज आते हैं। के आई जे अगर तीनों इंडिसेस अलग है तो 0 आएगा। ठीक है, अब एक सवाल दिखाता हूं जिसपे ये पूछा जाता है हमसे। वो होता है कि ये दे दिया आपको मैट्रिक dx1 का स्क्वायर या dx स्क्वायर, dy स्क्वायर, dz स्क्वायर प्लस कुछ भी ले लो या dt स्क्वायर, एक फलन ले लिया f dt स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फंडामेंटल टेंसर की वैल्यू है ये है G11 की वैल्यू, G11 बराबर -1 है, G22 भी -1 है, G33 भी -1 है, G44 f के बराबर है। लेकिन इनके अलावा सारे G 0 है, इसके अलावा यहाँ कोई भी G नहीं है, सारे G 0 है। जब I और J अलग अलग है तो सब 0 है, तो फिर ये रूल बुक काम करना शुरू कर देगी, ये रूल्स काम करना शुरू कर देंगे। अब क्या करेगा, ऐसा सवाल आपको देगा और ऐसा देके पूछेगा ये मान कि भैया 3, 1, 2 का मान कितना होगा। अगर ये रीमानियन मैट्रिक है किसी स्पेस की तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान 0 होगा। क्यों, ये रहा, ये कहता है कि अगर जी आई जे 0 है, सिर्फ सेम इंडिसेस पे ही आंसर आ रहा है, बाकी सब पे 0 आ रहा है, तो फिर क्रिस्टोफर सैम्बल के अगर तीनों इंडिसेस अलग अलग है तो उसका आंसर 0 आएगा। तो ये 0 आ गया।
इसमें अगर तीनों सेम है तो इसका आंसर इसके बराबर आएगा। अगर तीनों सेम है तो इसके बराबर आएगा। फॉर एग्जांपल तीनों अगर सेम है 1 1 1 1 1, ये सवाल जरूर कर लेना। ये आपको नवकार के अंदर मिल जाएगा, जो आपकी सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का एग्जाम्पलों में आपको वो मिल जाएगा। ये सवाल जरूर कर लेना, जरूर 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 इस एग्जाम्पल को कर लेना। रिजल्ट ये वाले काम में लेने और आंसर निकालना है। आई अगर सेम हो जाता है, तीनों इंडिसेस सेम है, तो आंसर इसके बराबर आएगा 1/2 डेल ओवर डेल x1 g11। अब g11 का मान वहां से उठाओ, g11 का मान है -1, 1/2 डेल x1 x है, g11 का मान -1 है, -1 का अवकलन 0 हो गया, ये मान 0 आ गया। अगर कांस्टेंट होगा तो 0 जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो अवकलन हो जाएगा। सपोज करो dx² के आगे x² होता तो अभी अवकलन हो रहा होता, अभी 2x आ रहा होता, तो वो रहेगा, ये रहेगा। ये हो गया तीनों सेम हो तो, तीनों अलग अलग हो तो, यहां पे आ गया 2 सेम हो, ये 2 सेम हो तो, ये 2 सेम हो, तीसरी अलग हो, तो ये सूत्र लगाना है। अगर ऊपर वाली अलग हो, नीचे वाली दोनों सेम हो, तो ये लगाना है। सबके लिए जगह है। तीनों अलग है तो ये रहा, तीनों सेम है तो ये रहा, ऊपर और नीचे वाली एक एक सेम है तो ये रहा, नीचे वाली 2 सेम है तो ये रहा। तो ये सूत्र बड़े काम के यार, इस पे सवाल चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। प्रोफेसर वाले में ये सवाल पूछा जाता है, अब की बार फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा सकता है। नवकार की बुक में जाइएगा, जेपीएच की बुक में मुझे नहीं पता कहाँ मिलेगा। नवकार की बुक में आपको चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल खोलते ही आपको यही मिलेंगे। उसका 1-2 सवाल बस इस पे कर लेना, एक अधूरा सवाल कर लोगे, आपको ये पता चल जाएगा कि किसका मान कैसे निकाला। तो एक सवाल आपका चांसेस है कि यहाँ से बढ़िया बन जाएगा, अगर लग रहा है मुझे कि इस पे सवाल बनता है, क्योंकि बहुत सिंपल ये 4 रूल है, इन 4 रूल पे सवाल आता है, और ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ रही है, बहुत कैलकुलेशन भी आपको नहीं करनी पड़ेगी। 4 टेंसर आपको वहां से मिल जाएंगे, G11 G22 G33 G44 वो मिलेंगे। फिर आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला डालना है, मान रखना है, आउटलाइन करना है, उत्तर आ जाएगा। बुक नहीं है तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। चलो अवकलन पे आते हैं। ये अवकलन के फॉर्मूले, चलो आगे आते हैं। ये है अवकलन, अवकलन को पहचानिएगा। अवकलन को कैसे पहचानेंगे, कोमा का चिन्ह आएगा, कोमा का चिन्ह आने का मतलब अवकलन हो रहा है। अब जैसे इसमें है, ये एक हो गया आपका कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, फिर कोमा आएगा, जे आएगा, इसका मतलब अवकलन हो गया। अब अवकलन हो गया, इसका अर्थ ये है कि एक कोवेरिएंट वेक्टर का, कोवेरिएंट वेक्टर का हम अवकलन कर रहे हैं एक्स जे के सापेक्ष, ये होता है कोवेरिएंट, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है कोवेरिएंट वेक्टर का अवकलन का। उसके बाद ये रहा कॉन्ट्रावेरिएंट का, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करना, कोई बहुत मुश्किल फॉर्मूले नहीं है, ये तो आराम से बन जाता है। टेंसर वाले जैसे बनाओगे वैसे ये भी बन जाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं देंगे, प्रॉब्लम वाली चीज अभी आगे आएगी। यहाँ पे भी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। ये आपका हो गया सेकंड रैंक का, रैंक 2 के, अब ये रैंक 2 का है, रैंक 2 है, रैंक 2 का अवकलन, ठीक है। अब रिक्की थ्योरम देख लो, इसके ऊपर सवाल पहले भी आया हुआ है, दोबारा चांसेस भी है। रिक्की थ्योरम क्या कहती है, रिक्की थ्योरम कहती है क्रॉनिकल डेल्टा ले लो या फंडामेंटल टेंसर ले लो, या तो क्रॉनिकल डेल्टा ले लो या फंडामेंटल टेंसर ले लो।
अगर आप इनका कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते हो, अगर आप इनका अवकलन करते हो तो इनका अवकलन 0 हो जाएगा, इनका अवकलन 0 हो जाएगा। अगर क्रॉनिकल डेल्टा ले लो या फंडामेंटल टेंसर ले लो, अगर आप इनका कोवेरिएंट अवकलन करते हो तो 0 आएगा। इसका मतलब डेल्टा आई जे ये हो गया हमारा क्रॉनिकल डेल्टा। अगर क्रॉनिकल डेल्टा का आपने अवकलन किया तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आई जे ये तो टेंसर हो गया, कोमा के का मतलब अवकलन, अवकलन ये बराबर आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही सेम कहानी इनकी भी है, इनकी भी सेम कहानी है, जी आई जे कोमा के बराबर 0, जी आई जे कोमा के बराबर 0। ये रिक्की थ्योरम कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, नाम है तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ये रिक्की थ्योरम है। अगला, ग्रेडियंट को कैसे लिखा जाता है, ये तो कोई बड़ी चीज है, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई, ये इसको बोलते हैं फाई कोमा आई, फाई कोमा आई ना, रैंक चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया फाई कोमा आई, फाई कोमा आई। अगला ये हो गया डाइवर्जेंस का फॉर्मूला, ये थोड़ा सा याद करने लायक है, डाइवर्जेंस का, ये कर्ल का, आई कोमा जे माइनस जे कोमा आई, ये वाला, ये 4, ये मेन 4 रिजल्ट है। ये 4 याद, अब कैसे रखोगे इसको, ये 4 आपको याद रखने हैं। ये सबके सब देखोगे तो कोवेरिएंट है, सबके कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। ये है कोवेरिएंट वेक्टर का डेरिवेटिव, ये रैंक 2 के कोवेरिएंट का, ये कॉन्ट्रावेरिएंट रैंक 2 का, ये मिक्स टाइप के रैंक 2 का डेरिवेटिव। ये सबके सब डेरिवेटिव है, ये सबके सब डेरिवेटिव है, ये सबके सब डेरिवेटिव है। ये बात, ये सबके सब डेरिवेटिव है। ये थोड़े से बड़े हैं कि डब्बे कैसे याद रहेंगे, क्योंकि एक भी अगर आई जे के इधर उधर हो गया तो कहानी बिगड़ जाएगी, एक भी आई जे के इधर उधर हो गया तो कहानी बिगड़ जाएगी। एम, हाँ नाम कुछ भी रख सकते हो, एम की जगह अल्फा बीटा गामा पी क्यू आर, नाम में तो कुछ नहीं रखा, नाम तो अपनी मर्जी के चूज कर सकते हो, जगह वहीं पे आएगा, जो जगह जहां है वो वहीं पे आएगा। ये 4 है, कैसे इसको बैठाओगे, कैसे इनको याद रखोगे, इस अप टू यू, ये आप लोगों पे। सवाल कैसे कैसे आए हैं मैं दिखा देता हूं। ये देखो, जिस सवाल की अभी मैं बात कर रहा था ये रहा, ये देखो, ये रहा, ये क्या है, आपका कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का अवकलन है, कॉन्ट्रावेरिएंट का अवकलन है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का अवकलन, सीधा फॉर्मूला पूछा, कॉन्ट्रावेरिएंट का अवकलन, ऊपर देखो, ऊपर लगा हुआ ना तो कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया, एक ही है तो वेक्टर हुआ, दो होता तो मैट्रिक्स होती, या रैंक 2 बोल दो या रैंक 1 बोल दो, कॉन्ट्रावेरिएंट रैंक 1 के टेंसर का अवकलन, ये है ए के, ये बन गया आपका कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1, कोमा, कोमा आ गया मतलब अवकलन आ गया, जे अवकलन नीचे वाला है, इसका मतलब कोवेरिएंट अवकलन है, ये एक हो गया। एक ये देखो, इसके बारे में बता रहा था, आपको याद होगा, इसके बारे में बता रहा था, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला एक, इसमें एक मान पूछता ही पूछता है,
ये देखो ये रहा, ये आपका दूरी दे देगा G11, G11 एक हो गया, G22 ये हो गया कैपिटल G, G11 तो 1 हो गया, G22 कैपिटल G हो गया, और यहां पे जिसका मान पूछा गया है वो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाले का मान पूछा गया है, फर्स्ट वाले का मान पूछा गया, 22, 2 का मान पूछा गया है ना। सेकंड वाले के तो फॉर्मूले हैं ही, सेकंड वाले के फॉर्मूले, फर्स्ट वाले को आपको फॉर्मूला आपके पास है, ऐसे बनाओ। ये रहा, कैसे बनता है ये वाला, इस फॉर्मूले को बताया था, आई जे यहां पे आएगा, यहां आई ले लो, यहां जे ले लो, यहां के ले लो, ये माइनस में आएगा, जे आ गया तो ऊपर जे नहीं आएगा, आई आ गया तो ऊपर आई नहीं आएगा, के आ गया तो ऊपर का आई नहीं आएगा। बस अब इसमें मान रख दो, अब इसमें मान रख दो, सारे मान टोटल मान बनाने पड़ेंगे हमें, आई है ना, टोटल सारे के सारे मान बनाने पड़ेंगे, फिर ये मान यहाँ रख दो, सॉल्व कर दो, वहां से मान उठा लो, G11 का मान ऊपर चलो, यहाँ एक है तो G11 का मान एक आ गया, G22 का मान बाकी सब जीरो है, G11 1 है और G22 G है, बाकी सब जीरो है, तो बढ़िया काम हो गया। आई जे के का मान, सबका मान 2 तक चलेगा, 1 और 2, आई बराबर 1, आई बराबर 2, जे बराबर 1, जे बराबर 2, के बराबर 1, के बराबर 2, बस ये मान चलाने आपको। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, टोटल 8 जोड़े आपके बनेंगे, टोटल 8 जोड़े, 1 1 1, I1 J1 K1, I1 J1 K2, I2 J1 K1, I2 और ये 1 ये 2, फिर इसको भी बनाना है 1 2 1 1 2 2, जो ये 8 जोड़े हैं ये बनाओ, और 8 जोड़ों पे ये मान सारे बना के इसमें रख दो, तो एक ही बचेगा GI, क्योंकि जिनमें J और K अलग अलग है वो तो जीरो हो गए, ऊपर देखो 1 1 का उत्तर है, 2 2 का उत्तर है, वो उत्तर नहीं है जिसमें 1 2 या 2 1 है, तो जहां पे भी दो अलग हुए वो जीरो हो जाएगा, सिर्फ वही बचेगा जो आई होगा, तो आई वाला ऑप्शन बचेगा, बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, ये डैश हो गया। यहाँ पे भी G11 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो अवकलन जीरो, इसे जब खोलोगे तो दो उत्तर आएंगे, 1/2, आई का मान 1, आई का मान 1 तो G11/x1 प्लस G22/x2, G11 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जीरो, G22 कैपिटल G के बराबर है, तो कैपिटल G का अवकलन x2 के साथ, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये रिक्की थ्योरम आ गई, ये देखो ये रिक्की थ्योरम आ गई, अगर GIJ मूलभूत टेंसर है, फंडामेंटल टेंसर है, तो इसका कोवेरिएंट अवकलन कितना होगा, इसका कोवेरिएंट अवकलन कितना होगा, तो रिक्की थ्योरम के अनुसार अगर फंडामेंटल टेंसर है या फिर डेल्टा आई जे क्रॉनिकल डेल्टा है या इसी का रिसिप्रोकल टेंसर है फंडामेंटल टेंसर का, तो उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, तो ये हो गया बाय रिक्की थ्योरम, ठीक है। एक ये बताया था कि अगर कोई टेंसर, अगर कोई टेंसर सिमेट्रिक है, अगर कोई टेंसर सिमेट्रिक है तो उसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होते हैं, n+1/2, अगर कोई टेंसर सिमेट्रिक है, अगर कोई टेंसर सिमेट्रिक है तो उसके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट कितने होते हैं, n+1/2, ये आपकी थ्योरम आ गई, जो अभी हम पढ़ के आए थे
कि किसी भी कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकंड ऑर्डर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सममित और विषम सममित टेंसर के जोड़ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सममित और विषम सममित, किसी भी दो ऑर्डर के टेंसर को सममित और विषम सममित टेंसर के जोड़ के रूप में बनाया जा सकता है। सममित और प्रतिसम्मित के जोड़ के रूप में बनाया जा सकता है। ये रहा द्वितीय क्रम के सम ऑफ सिमेट्रिक टेंसर एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, सममित और विषम सममित टेंसर के जोड़ के रूप में। तो देख, जो मैं बता रहा हूं, या तो थ्योरम पूछ रहा है, बढ़िया बात है, थ्योरम पूछ रहा है तो जो थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई है वो रट लो, वो रिजल्ट रट लो, जितना रट सकते हो उतना रट लो, एक सवाल दो सवाल तो आपका कवर हो जाएगा। एक अभी जस्ट हम ये करके आए थे थ्योरम, ये देखो, ये रही, मैंने कहा था कि वो रिजल्ट रट्टा मार लो, एक ये रहा, आई जे कोमा के जे कोमा आई, एक ये वाला, सही है। बस यही पेपर में आया हुआ है, इतना ही अनुभव हमारे पास पुराने पेपरों का है। और इतने से उम्मीद है कि आपके एक सवाल तो कवर हो ही जाएगा, हो सकता है दो सवाल भी कवर हो जाए, एक सवाल तो आपका बन ही जाएगा। उम्मीद है कि इतनी सी थ्योरी से, जो थ्योरी बताई है, जो थ्योरम बताई है, जो रिजल्ट बताए हैं, आप उन्हें याद कर लो। तकदीर का साथ हो गया, भाग्य ने साथ दे दिया, तो एक के बजाय दो भी सवाल आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलो, क्लियर है? ठीक है, और कोई परेशानी है आपको? अच्छा, एक काम, हाँ, एक चीज और है, डीपीपी डाली थी कल, पीडी की डीपीपी डाली थी आप लोगों को। डीपीपी जो है ना, वो इस तरीके से बनाएगी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, तो उसकी डीपीपी डाली है ना, वो जरूर चेक कर लीजिएगा। डीपीपी डाली हुई है, कैसे क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं पीडी के अंदर, उसकी कल डाली थी डीपीपी। आज मैं टेंसर वाले की डीपीपी डलवा दूंगा कि टेंसर में भी और क्या हो सकता है और किस टाइप के सवाल बन सकते हैं, उसकी डीपीपी आपको मैं दे दूंगा, वो आप देख लेना। बाकी बता ही दिया कि ये चीजें आने वाली है, बस ये अब आप कितना इसको ये तैयार कर सकते हो, कितना रट्टा अच्छे से मार सकते हो, वो आप पे है। चलो, इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं आपसे। अच्छा, डीपीपी सॉल्व कर ली, बढ़िया, बस वो डीपीपी सॉल्व कर लो। देखो, ज्यादा तो मैंने पहले ही कहा, इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सके, और बहुत कुछ होता भी नहीं है ना। निराश भी मत होइएगा कि आप यहाँ पे अगर एक महीने पढ़ते तो आप बहुत कुछ निकाल सकते, तो ज्यादा संभावना इसमें थी भी नहीं, क्योंकि बहुत कुछ है जो हल्का फुल्का है, आई जे बदल गया, जे के बदल गया, वो बैठता भी नहीं। तो बस ठीक है, इतने दिन में इतना ही इसको जुगाड़ किया जा सकता है, तो वो काफी है। बाकी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करिए तो ज्यादा ठीक है, बजाय इनके ऊपर टाइम खराब करने के। इनमें जितना मिलता है उतना अच्छा है। ठीक है, चलो, इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली ट्रेंडिंग क्लास में।